दोस्तों नमस्कार। हिंदी की बिंदी चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न और आप भी प्रसन्न होंगे ऐसा मुझे विश्वास है। तो आइए आज हिंदी व्याकरण, हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य में कुछ नई बातें सीखते हैं। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं कक्षा 12 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरमाला भाग 2 के बिस्कुहर की माठी तीसरे अध्याय का पाठसार, लेखक परिचय और प्रश्नों के उत्तर। वीडियो इसमें प्रश्न उत्तर को लेकर के वीडियो बन रही है। इससे पहले बिस्कुहर की माटी पाठ को हम एक तरह से पढ़ा चुके हैं, उसका विस्तार से विश्लेषण कर चुके हैं, उसमें अर्थ भावार्थ वगैरह समझा चुके हैं। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। आपसे आग्रह है, यदि आपने हिंदी की बिंदी चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि कोई वीडियो आप मिस न कर पाएं। बिस्कुहर की माटी। सबसे पहले इस पाठ का सार जान लेते हैं। बिस्कुहर की माटी लेखक विश्वनाथ त्रिपाठी के द्वारा लिखी गई उनकी आत्मकथा नंगालताई का गांव का अंश है। बिस्कुहर की माटी के लेखक विश्वनाथ ने अपने आरंभिक जीवन तथा ग्रामीण जीवन को इस पाठ में समाहित किया है। उन्होंने ऋतु परिवर्तन, वहाँ के अनुपम सौंदर्य, ताल तलैया आदि का व्यापक रूप से वर्णन किया है। साथ ही उन्होंने पक्षी माता तथा नर माता के बीच तुलनात्मक अध्ययन किया है। माता कोई भी हो, वह अपने पुत्र का सदैव ध्यान रखती है, उसकी रक्षा करती है, उसका हित चाहती है। बतख के उदाहरण से उन्होंने यहाँ स्पष्ट किया है बरसात के दिनों में ग्रामीण क्षेत्र में किस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं तथा वह परिवेश में किस प्रकार आनंदमय होता है। लेखक ने यहाँ वर्णन किया है। अनेक फूलों, पुष्पों, प्रकृति के सौंदर्य की तुलना और वर्णन सब इस पाठ में किया गया है। लेखक का परिचय। प्रस्तुत पाठ के लेखक विश्वनाथ त्रिपाठी हैं। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बस्सी जिले के बिस्कुहर गांव में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा गांव में, फिर बलरामपुर में, फिर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में और बाद में पंजाब विश्वविद्यालय से आपने पीएचडी की। त्रिपाठी जी ने अनेक पुस्तकें लिखी है। आलोचना के क्षेत्र में आपने काफ़ी काम किया है। हिंदी आलोचना की चर्चित पुस्तक है आपकी एक। इन्होंने एक पुस्तक व्योमकेश दरवेश अपने गुरु आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी पर लिखी, जो काफ़ी चर्चित हुई, सराही गई। अनेक कविताएं भी लिखी हैं। आपको अनेक पुरस्कार भी मिले हैं, जैसे आलोचना पुरस्कार, व्यास सम्मान, साहित्य अकादमी आदि। आपकी अन्य प्रमुख कृतियां हैं हिंदी आलोचना, लोकवादी तुलसीदास, मीरा का काव्य, हरिशंकर परसाई, पेड़ का हाथ, गुरुजी की खेती बाड़ी, देश की इस दौर में जैसे कह सका आदि। अब हम बात करते हैं इस पाठ के प्रमुख प्रश्नोत्तरों की। पहला प्रश्न है, कोय्या किसे कहते हैं, उसकी विशेषताएं बताइए। कोय्या जल में उत्पन्न होने वाला पुष्प है। इसे कुमुद तथा कोकाबेली के नाम से भी जाना जाता है। इसकी विशेषताएं इस प्रकार है। कोय्या पानी से भरे गड्ढे में भी सरलता से पनप जाती है। ये भारत में अधिकतर स्थानों पर पाई जाती है। इसकी खुशबू मन को बहुत प्रिय लगती है। शरद ऋतु की चांदनी में तालाबों में चांदनी की जो छाया बनती है वह कोय्या की पत्तियों के समान लगती है। दोनों एक समान लगती है। दूसरा प्रश्न है, बच्चों का माँ का दूध पीना सिर्फ दूध पीना नहीं, माँ से बच्चे के साथ संबंधों का जीवन चरित्र होता है। टिप्पणी के लिए। बच्चे का अपनी माँ से बहुत गहरा संबंध होता है। ये संबंध माँ की कोख में आने के साथ ही जुड़ जाता है। जब वह जन्म लेता है तो माँ के दूध पर ही 6 महीने पर निर्भर रहता है। इस दूध को वह आगे 3 वर्षों तक और ग्रहण करता है। माँ अपने बच्चे को दूध पिलाते समय अपने आंचल की छांव में रखती है। इससे माँ बच्चे के मध्य संबंध सजीव हो उठता है। इस तरह दोनों एक दूसरे के साथ जीवन के कई वर्ष बिताते हैं।
बच्चा माँ के साथ ही रोता है, हंसता है, खेलता है, खाता है, पीता है, बड़ा होता है। माँ इन क्रियाओं से सुखी होती है। वह बच्चे पर अपनी ममता लुटाती है। वह बच्चे को अपनी ममता की छांव के तले रखती है। बच्चा माँ के आंचल में दूध पीता हुआ अपनी माँ के स्पर्श तथा गर्माहट को महसूस करता है। वह बच्चे के लिए उसका पोषण करने वाली मित्र तथा एक स्त्री होती है। माँ का दूध पीकर बच्चा मानव जीवन की सार्थकता को पूर्ण कर देता है। अगला प्रश्न है, विश्वनाथ पर क्या अत्याचार हो गया? विश्वनाथ अभी छोटे थे, माँ के दूध का सेवन ही कर रहे थे कि उनके छोटे भाई का जन्म हो गया। छोटे भाई के जन्म के कारण उन्हें माँ का दूध पिलाना बंद कर दिया गया। अब माँ का दूध छोटा भाई पीता था। विश्वनाथ इसे स्वयं पर अत्याचार कहते हैं। माँ का दूध कट जाना उनके लिए अत्याचार के समान ही है। छोटा भाई माँ का दूध पीता और विश्वनाथ को गाय के दूध पर निर्भर रहना पड़ता। अगला प्रश्न है, गर्मी और लू से बचने के उपायों का विवरण दीजिए। क्या आप भी उन उपायों से परिचित हैं? पाठ में लेखक ने बताया है वो सब। गर्मी और लू से बचने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाते हैं। धोती तथा कमीज में गांठ लगाकर प्याज बांध दिया जाना। लू से बचने के लिए कच्चे आम का पन्ना पीना। कच्चे आम को भुना जाता है, गुड़ तथा चीनी के साथ उसका शरबत किया जाता है। उसे शरीर पर लगाया जाता है तथा उससे नहाया भी जाता है। कच्चे आम को भूनकर या उबालकर सिर भी धोया जाता है। हम केवल प्याज के प्रयोग तथा आम पन्ना पीने वाले उपाय से परिचित हैं। अन्य विवरण हमारे द्वारा सुना नहीं गया। मतलब आप इस तरह से लिख सकते हैं, और अन्य विवरण भी आप अगर जानते हो तो आप लिख सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। जैसे सत्तू वगैरह का प्रयोग भी किया जाता है लू से बचने के लिए, और भी कुछ आप जानते हो वो लिख सकते हैं। लेखक विश्वनाथ ने किन आधारों पर अपनी माँ की तुलना बतख से की है? बतख अंडे देने के बाद पानी में नहीं जाती। जब तक उसके अंडों से बच्चे नहीं निकल जाते तब तक वह उन्हें सेती है। वे अंडों को अपने पंखों के मध्य रखती है। इस तरह वह बच्चों को सबसे बचा कर रखती है। वह अपने अंडों तथा बच्चों की सुरक्षा के लिए बहुत सतर्कता के साथ साथ कोमलता से काम लेती है। एक तरह जहां वह सतर्क होती है, वहीं दूसरी ओर वह प्रयास करती है कि उसके अंडों तथा उससे निकलने वाले बच्चों को कोई नुकसान न हो। ऐसे ही विश्वनाथ की माँ भी करती है। वह अपने बच्चे की बहुत अच्छे से देखभाल करती है। वह उसे दूध पिलाती है, अपने साथ सुलाती है, उसका हर कार्य करती है। इसी कारण लेखक विश्वनाथ ने अपनी माँ की तुलना बतख से की है। अगला प्रश्न है कि बिस्कोहर में हुई बरसात का जो वर्णन विश्वनाथ ने किया है उसे अपने शब्दों में लिखिए। बिस्कोहर की बरसात सीधे नहीं होती है। पहले आकाश में बादल घिर जाते हैं, उसके बाद वे गड़गड़ाते हैं। दिन में यदि बादल आकाश में छा गए तो लगता है मानो रात हो गई है। तेज बारिश होने लगती है। बारिश होने का स्वर तबला, मृदंग तथा सितार जैसा वाद्य यंत्र जैसा आभास होता है। लेकिन जब तेज होती है तो लगता है मानो दूर से घोड़े भागे चले आ रहे हों। प्रत्येक स्थान को वर्षा भिगो देती है। एक दिन होकर वर्षा बंद नहीं होती है, कई कई दिन तक होती रहती है। इसके कारण किसी मकान की छत उड़ जाती है तो कभी जमीन धंस जाती है। नदी में बाढ़ तक आ जाती है। गांव के सभी पशु पक्षी बरसात का आनंद उठाते हुए यहाँ से वहाँ भागते दिखाई देते हैं। नदी नाले भर जाते हैं, चारों तरफ पानी ही पानी हो जाता है। पहली बरसात से चर्म रोग दूर हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, फूल केवल गंध ही नहीं देते, दवा भी करते हैं, कैसे? उत्तर है, लोगों का मानना है कि फूल अपने रंग तथा गंध के कारण पहचाने जाते हैं। लेखक इस बात को नकारता है। वह गंध की महत्ता को स्वीकार करता है, लेकिन वह यह भी कहता है कि फूल केवल गंध नहीं देते, वे दवा भी करते हैं। वह भरभंडा नामक फूल का वर्णन करता है। इस फूल से निकलने वाला दूध आंखें आने पर दवा का काम करता है। इसे आंख में निचोड़ देने से आंख की बीमारी सही हो जाती है। नीम के फूल चेचक के मरीज को ठीक कर देते हैं। बेर के फूलों को सूंघने मात्र से ही बर्रे ततैया का डंक अपने आप झड़ जाता है। तो ये सब उसके लाभ हैं। प्रकृति सजीव नारी बन गई। इस कथन के संदर्भ में लेखक की प्रकृति, नारी और सौंदर्य संबंधी मान्यताएं स्पष्ट कीजिए। लेखक की प्रकृति, नारी और सौंदर्य संबंधी कुछ मान्यताएं हैं। ये मान्यताएं आपस में गुथी हुई हैं। जब लेखक 10 बरस का था तो उसने एक स्त्री को देखा था।
वह उससे 10 वर्ष बड़ी थी। उसका सौंदर्य अद्भुत था। संतोषी भाई के घर के बाहर आंगन में एक जूही की लता लगी थी। उससे आने वाली सुगंध लेखक के प्राणों तक को महका गई थी। लेखक चांदनी रात में लता पर खिले फूलों में चांदनी को देखता है। उसे प्रतीत होता है मानो चांदनी जूही के फूलों के रूप में लता में उगाई हो। यहाँ लेखक प्रकृति को जूही, खुशबू, लता तथा स्त्री के रूप में देखता है। उसके लिए ये अलग अलग नहीं है, ये सब आपस में जुड़े हुए ही हैं। अतः वह औरत को चांदनी के रूप में जूही की लता सी प्रतीत होती है। वह प्रकृति में उस औरत को और औरत को प्रकृति के रूप में देखता है, यानी कि दोनों एक दूसरे के पूरक के रूप में दिखाई देते हैं। ऐसी कौन सी स्मृति है जिसके साथ लेखक को मृत्यु का बोध अजीब तौर से जुड़ा हुआ मिलता है? लेखक ने एक बार गांव में ठुमरी सुनी थी। उस ठुमरी को सुनकर लेखक का रोने का मन करने लगा था। लेखक कहते हैं कि उस ठुमरी को सुनते समय उस स्त्री की याद हो जाती है जिसे अपनी मृत्यु की गोद में गए पति की याद आती है। उसे बस प्रियतम से मिलने का इंतजार है। उसका प्रियतम हर रूप में उसके साथ है। इसी स्मृति को याद करके लेखक को मृत्यु का बोध अजीब तौर से जुड़ा मिलता है। गायन में एक शैली होती है जिसका नाम एक ठुमरी होता है। पाठ में आए फूलों के नाम, सांपों के नाम छांटिए और उनके रूप, रंग, विशेषताओं के बारे में लिखिए। फूलों के नाम इस प्रकार हैं। कमल, ये पूजा के काम आता है। इसका बीज, डंठल आदि खाए जाते हैं। इसके पत्तों पर भोजन परोसने का काम किया जाता है। कोइया, यह जल में खिलने वाला पुष्प है। ये कहीं भी जल में भरे गड्ढों में उग जाता है। इसमें से मीठी गंध आती है। सिंघाड़े का फूल, यह भी जल में उगता है। ये सफ़ेद रंग का होता है। इसके फूल से ही सिंघाड़ा नामक फल मिलता है जिसे खाया जाता है। हर श्रृंगार, यह शरद ऋतु में खिलता है। सफ़ेद रंग का होता है तथा इसकी डंडी संतरी रंग की होती है। ये खुशबूदार फूल होता है। ये पूजा के काम आता है। इसे परिजा तथा शेफाली के नामों से भी जाना जाता है। इसके फूल, पत्ते तथा छाल आयुर्वेद में उपयोगी माने गए। कदम के फूल, ये फूल नींबू के आकार का होता है, गोल होता है। यह संतरी रंग का होता था। इसमें सफ़ेद रंग की छोटी छोटी सफ़ेद पंखुड़ियाँ निकली होती हैं। ये गुच्छे में होता है। इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी होती है। ये बहुत उपयोगी फूल है। सरसों के फूल, ये पीले रंग के होते हैं। इनसे तैलीय गंध आती है। इसे सरसों के साथ ही पकाया जाता है। इससे सरसों के बीज मिलते हैं। भरभंडा, इसे सत्यानाशी कहते हैं। ये बहुत सुंदर होता है। ये पीले रंग का होता है। ये फूल कोमल होता है। बरसात में जब आँखों की बीमारी का प्रकोप फैलता है तो इस फूल का रस उसे ठीक करने के काम आता है। जूही, यह सफ़ेद रंग का खुशबूदार होता है। इसे गजरा बनाने में प्रयोग में लाया जाता है। भगवान को भी इसके फूल चढ़ाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त लेखक ने तोरी, लौकी, भिंडी, भटकटैया, इमली, अमरूद, बैंगन, कोहड़ा, शरीफा, आम के बोर, कटहल, बेल, अरहर, उड़द, चना, मसूर, मटर के फूल, सेमल के फूलों का भी वर्णन किया है। इनसे हमें फल, सब्जियां आदि सब मिलते हैं। सांपों के नाम इस प्रकार हैं। डोंढा, यह विषहीन सांप है। इसे मारा नहीं जाता। ये वामन जाति का कहलाता है। मजगिद्वा, यह विषहीन सांप है। यह भी धामिन, ये लंबा होता है। यह भी विषहीन सांप होता है। यदि मुंह से कुछ पकड़कर अपनी पूंछ मार दे तो वह अंग सड़ जाता है। घोंगन, इसे फेंटारा नाम से भी जाना जाता है। यदि यह किसी को काट ले तो मनुष्य घोड़े की तरह हिनहिनाकर मर जाता है। इस पाठ से गांव के बारे में आपकी क्या जानकारियां मिली हैं वो लिखिए। इस पाठ से गांव के बारे में निम्न जानकारियां हमें मिलती हैं। जैसे गांव के परिवेश के बारे में पता चला, गांव में उगने वाले फूल, फल, पेड़ पौधे तथा पक्षियों के बारे में, जानवरों के बारे में, सांपों के बारे में पता चला। ऋतुओं में गांव में होने वाले बदलाव था उससे संबंधित बीमारियों के बारे में पता चला। गांव में प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों का पता चला। गांव में व्याप्त प्राकृतिक सौंदर्य का पता चला। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय समाज में मान्य है माताएं नवजात शिशु को दूध नहीं पिलाना चाहती। आपके विचार से माँ और बच्चे पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है? वर्तमान समय में माताएं अपने शारीरिक सौंदर्य के समाप्त होने के डर से बच्चों को दूध नहीं पिलाती हैं। इससे माँ तथा बच्चे पर बहुत गलत प्रभाव पड़ रहे हैं।
आज के समय में माताओं में स्तन का कैंसर होने को देखने को मिलता है, जिससे वे असमय मृत्यु की गोद में समा रही हैं। माँ के दूध में बच्चे के लिए पर्याप्त पोषण होता है, वह नहीं मिल पाने से बच्चे कुपोषित हो रहे हैं। उनमें विभिन्न तरह की बीमारियां देखी जा सकती हैं, वे कमजोर हो रहे हैं। माँ जब बच्चे को दूध पिलाती है तो बच्चे से माँ के मध्य एक नज़दीकी संबंध बनता है, वह दिखाई नहीं दे रहा है। अब भावनात्मक रिश्ते की कमी दिखाई दे रही है। और माँ यदि बच्चे को दूध नहीं पिलाती है तो दूध तो चूँकि एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो बनता है माँ बनने के बाद स्त्री के स्तनों में, तो दूध नहीं पिलाने के कारण स्त्री में स्तन कैंसर होने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। ये सब चीज़ें हैं। और दूसरी बात यह है कि माँ बनना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, इसलिए माँ बनने के बाद बच्चे को दूध पिलाना अनिवार्य होना चाहिए और पिलाना चाहिए। ऐसा सौंदर्य क्या काम का जो अपने जीवन को और दूसरा अपनी संतान के जीवन को कहीं ना कहीं गर्त में डाले, नुकसान पहुंचाए। तो विद्यार्थियों, ये थी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। बिस्कोहर की माटी के पाठ के प्रश्नोत्तर इसमें हमने शामिल किए। वीडियो आपने पूरी देखी, इसके लिए धन्यवाद। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके मन में कोई सवाल है, कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछिए, हम उसका निदान करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।